हमारी वन पीस की जर्नी कंटिन्यू हो रही है और हम ईस्ट ब्लू, अराबास्ता, स्काइपिया, वाटर 7 और थ्रिलर बार्क सागास कवर करने के बाद आ चुके हैं समिट वॉर सागा में। इसमें 4 आर्क्स होने वाली हैं, जिसमें से सबाउडी और अमेज़न लिली मैंने देख लिया है और मैं जानता हूं कि इंपेल डाउन और मरीन फोर्ड काफी सिग्निफिकेंट आर्क्स होने वाली हैं, इसलिए मैं उनको अच्छे से सेपरेटली कवर करना चाहूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबाउडी और अमेज़न लिली की। इन दोनों आर्क्स में मिला के 35 एपिसोड हैं, जिसके साथ मैंने 421 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसी रही। स्टार्टिंग स्लो फील होती है, जो ऑब्वियस भी है क्योंकि हम जस्ट अभी थ्रिलर बार्क के क्लाइमैक्स के बाद आए हैं। थोड़ा पीछे से याद करने की कोशिश करते हैं। जब स्ट्रॉ हेड्स वाटर 7 और एनिस लॉबी से आगे आते हैं, तब उनका डेस्टिनेशन था फिशमैन आइलैंड, पर वो थ्रिलर बार्क में घसीट लिए जाते हैं और अब उससे निकलने के बाद वो अब आ पहुंचे हैं रेड लाइन पर। वो अभी भी फिशमैन आइलैंड का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात एक्सीडेंटली होती है केमी से। केमी एक मरमेड है, पर ये पहली बार नहीं है जब वो एक मरमेड से मिल रहे हैं। याद है जब मत याद करो। दिस वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर सांजी। एट लास्ट मरमेड, यंग और सुंदर। केमी एंड स्ट्रॉ हेड्स का फर्स्ट इंटरेक्शन लेजिट अब तक के वन पीस में वन ऑफ द फनीएस्ट चीज थी। लाइक ये 5 मिनट में बहुत हंसा हूं। और ये लूफी का क्या ट्रेडमार्क क्वेश्चन है? ब्रूक से मिला डू यू पूप, केमी से मिला डू यू पूप। ब्रूक का समझ आता है स्कल, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, क्यूरियोसिटी होती है, बट केमी, कम ऑन ड्यूड, शी इज अ गर्ल, दे डोंट पूप, डू दे? केमी एक हाचा नाम के शख्स के साथ एक ताकोयाकी शॉप में काम करती है, जिसको किडनैप कर लिया गया है। ये बंदा आरलोंग की गैंग में था और यहाँ पर हमको थोड़े थोड़े रेसिज्म के हिंट्स भी दे दिए जाते हैं कि कैसे मरमेड्स और ऑक्टोपस मैन को वैल्यूएबल समझा जाता है और लोग उन्हें किडनैप करके बेच देते हैं। बाद में जब स्ट्रॉ हेड्स आइलैंड पर जाते हैं तो हमें ये भी जानने मिलता है कि फिशमैन भी ह्यूमंस के अगेंस्ट रेसिस्ट होते हैं और वो उनको वेलकम नहीं करते। इस आइडिया को ओडा ने आरलोंग से ही हिंट कर दिया था और मुझे उम्मीद है कि फिशमैन आइलैंड पहुंचने पर इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। हमें फ्लाइंग फिश राइडर्स नाम की एक गैंग से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो केमी को किडनैप करना चाहती है। वो काफी पावरफुल भी लगते हैं क्योंकि उनके पास फ्लाइंग व्हीकल्स हैं। वो हाचान को ट्रैप की तरह यूज करते हैं ताकि केमी को पकड़ सकें, पर जब उन्हें पता चलता है कि वो स्ट्रॉ हेड्स के साथ है तो उनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। उनका बॉस सांजी को तहे दिल से नफरत करता है। मुझे लगा था कि यहाँ सांजी का पास्ट और एक्सप्लोर होगा, कोई बैक स्टोरी आएगी, बट इट वाज जस्ट अ फॉल्स अलार्म और ये पूरी चीज एक गैग में बदल जाती है, व्हिच वाज फनी, सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। प्लास्टिक सर्जरी वाज इन्वेंटेड इन 500 BC, people before 500 BC. और फिर हम पहुंचते हैं सबाउडी और वहां सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है सेलेस्टियल ड्रैगन से। पर ये कोई फॉल्स अलार्म नहीं है और इसका उदाहरण भी हमें बहुत अच्छे से दिया जाता है। ये चीज सीरियस है और इनसे पंगा लिया तो बड़ा कांड होगा। वो कांड क्या है वो आगे आएगा। फिलहाल स्ट्रॉ हेड्स को फिशमैन आइलैंड जाना है, जिसके लिए उन्हें अपनी शिप कोट करवानी है और वो करवाने वो पहुंचते हैं एक आंटी के पास, हु इज गॉर्जियस बाय द वे। वहां हमें जानने मिलता है कि जो शिप कोट करेगा वो तो एक्चुअली लापता है, तो वो लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं और लूफी अपना अम्यूजमेंट पार्क का एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता, वहां पहुंच जाता है और इतने में कोई केमी को किडनैप करके खिसक लेता है और बेच भी देता है। उसके गले में वही कॉलर आ जाता है जो बाकी स्लेव्स के गले में था, एंड इट इज प्रैक्टिकली अ डेड एंड ऑफ योर लाइफ। यू कैन नॉट एस्केप और तुमको जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जाएगा, एंड हेंस थिंग्स गेट सीरियस। हाकी का मेंशन पहले भी हो चुका है, आई थिंक पोस्ट एनिस लॉबी में, और यहाँ भी हमें एक हाकी यूजर देखने मिलता है जो केमी को प्रोटेक्ट करता है। तब तक लूफी और पूरी स्ट्रॉ हेड्स गैंग उस ऑक्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां पर केमी को बेचा जाने वाला है, जिससे जस्ट पहले लूफी वहां क्रैश लैंड करता है और सेलेस्टियल ड्रैगन को पेल देता है फॉर गुड एनफ रीजंस। अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं कौन? ये पूरी दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई है। ये उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। इनको बहुत रेस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है, लेकिन सिंपल शब्दों में ये हैं बस स्पॉइल्ड ब्रैट्स। इनके पास केवल डेमोक्रेटिक पावर है, एक्चुअल कोई स्ट्रेंथ नहीं है, एटलीस्ट जितना दिखाया गया है उतने तक। तो उसके मुक्का पड़ने पर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होने वाले हैं। यहाँ पर स्ट्रॉ हेड्स जितने ही और पावरफुल क्रूज मौजूद हैं और यहीं पर लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। लॉ, लूफी और ये तीसरा बंदा मिलकर फाइट करते हैं, पर अब जब उन्होंने केमी को रेस्क्यू कर लिया है तो उनकी पहली प्रायोरिटी है यहाँ से बच के भागना। और वैसे भी यहाँ मिलिट्री पावर इतना है कि वो फुल फ्लेश्ड फाइट
अफोर्ड कर भी नहीं सकते हैं, यहाँ एडमिरल्स, वॉरलॉर्ड्स और कुछ स्पेशल रोबोट्स भी मौजूद हैं जो पूरे स्ट्रॉ हैट्स के क्रू को अच्छी फाइट देते हैं। बल्कि सिर्फ फाइट नहीं देते हैं, उनको एनाइहिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहली बार मैंने लूफी को माइंडलेसली फाइट करने के बजाय सिचुएशन एनालाइज करके वहां से भागते हुए देखा। वो समझ जाता है कि एट देयर करंट स्ट्रेंथ वो इन्हें बीट नहीं कर सकते हैं, इवन विद अ फॉर्मर मेंबर ऑफ रॉजर पायरेट्स। हाँ, मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था, बट उस पर हम बाद में आएंगे। लूफी सबको बोलता है कि फाइट में एंगेज ना करें और वहां से अपनी अपनी जान बचा के भागे। एंड ऑल्दो मुझे पता था कि कुमा स्ट्रॉ हैट्स को मारना नहीं चाहता है, इनफैक्ट वो उल्टा उन्हें बचा रहा है, लेकिन एज शिप्स कैप्टन लूफी का रिएक्शन जब वो एक एक करके अपने सारे दोस्तों को खोते हुए देखता है और पावरलेस फील करता है, वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। और ये चीज बहुत जरूरी भी थी। वन पीस की स्टोरी से मेरा सबसे बड़ा ग्राइप यही है कि देयर आर नो रियल कॉन्सिक्वेंसेस। तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि बाउंटी, बट बाउंटी उन्हें उल्टा खुश करती है, परेशान नहीं। वो कुछ भी करें, एट द एंड हंसी खुशी निकल जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पहली बार है जब उन्हें अपने एक्शंस का कोई एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा है, एंड इट इज क्वाइट सिवियर। अब स्ट्रॉ हैट्स अलग अलग हो गए हैं और यही मौका है उनके इंडिविजुअल ग्रोथ का। तो आई थिंक टाइम स्किप भी जल्दी आता ही होगा। यहाँ से लूफी को भेज दिया जाता है अमेज़न लिली, जो महिलाओं का आइलैंड है। वही अमेज़न्स वंडर वुमन टाइप्स। पहला ख्याल जो मुझे आया वो था ब्रदर सांजी के लिए। काश यहाँ उसको भेजा गया होता, उसकी तो चांदी ही चांदी हो जाती। खैर, इस मौके को यूटिलाइज किया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए, बोआ हैनकॉक। जो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो लूफी की लव इंटरेस्ट है, बट लूफी उसका लव इंटरेस्ट है। वो वॉरलॉर्ड है और ऊपर से सुंदर भी है। कुछ भी कहो, लूफी लकी तो है। यहाँ पर मेरा एक कंसर्न था कि अगर वो बोआ को सिर्फ एक कॉमेडिक गैग बना देंगे इस चीज के लिए कि लड़कियों को सिर्फ इमोशनली अनअवेलेबल लड़के ही पसंद आते हैं, वो उन्हीं पर मरती हैं, उन्हीं के अटेंशन के लिए क्रेव करती हैं, तो इट वुड बी क्वाइट हॉलो। बट ऐसा नहीं होता है। उन दोनों का इंटरेक्शन एक्चुअली काफी अच्छे से डेवलप होता है और बहुत अच्छी बैक स्टोरी भी बोआ को दी जाती है। जब लूफी उस आइलैंड पर पहुंचता है तो उसे बाय डिफॉल्ट एक लड़की समझा जाता है, पर जब उन्हें पता चलता है कि लूफी तो एक्चुअली लड़का है, तो वो इंटरेक्शन भी काफी फनी था। और लूफी भी तो कितना अनहिंज्ड, ब्लंट और मंदबुद्धि है। सिर्फ इसलिए कि वो लड़का है, सारी लड़कियां उसकी जान की जानी दुश्मन बन जाती हैं। मर्द जात में पैदा होकर ही गलती कर दी। वो एक लड़की को उठा के अपने साथ ले जाता है। और देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी बात पर यकीन करो, बट तुम खुद बताओ, क्या ये वो मोमेंट नहीं लग रहा जहां से पॉर्न पैरोडी शुरू होती हैं? मैं आगे की स्टोरी इमेजिन कर पा रहा हूँ। इस द्वीप पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है और इससे पहले मैडम बोआ हैनकॉक को कुछ पता चले, वो लोग लूफी वाली सिचुएशन से निपट लेना चाहते हैं। पर लूफी सीधा पहुंचता है मैडम हैनकॉक के पास, वो भी उनकी नग्न अवस्था में। हैनकॉक के पास एक एबिलिटी है कि वो अपनी लव बीम से किसी को भी एक स्टोन में बदल सकती है अगर वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओडा उसके थ्रू सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं कि इस दुनिया में लोगों को सुंदरता के बेसिस पर कितना फेवर किया जाता है। वो इतनी सुंदर है कि सारी लड़कियां भी उसकी दीवानी है। वो इतनी सुंदर है कि कुत्ते बिल्लियों को लात मारना भी उसे माफ है। वो इतनी सुंदर है कि उसे 7 खून भी माफ हैं। तो हर कोई उसकी बात मानता है और वो अपनी लव बीम से किसी को भी पत्थर में बदल सकती है। और वो सेम लूफी पर भी करने की कोशिश करती है, बट लूफी इज लिटरली मी, जो सुंदरता नहीं, एक अच्छे इंसान की तलाश में है। जब ये काम नहीं करता तो लूफी को अलग तरह से पनिश करने की कोशिश की जाती है, पर लूफी तो लूफी है, दिलों को जीतना उसका काम है। तो वो गलत के खिलाफ लड़ता भी है, जिन्होंने उसको बचाया उनके लिए स्टैंड भी लेता है, और जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं उनके भी सीक्रेट को प्रोटेक्ट करता है। उनके बैक पर एक निशान है जिसको कॉन्स्टेंटली इस आर्क में टीज किया जाता है और हमें जानने मिलता है कि वो एक्चुअली स्लेव्स होने का मार्क है। हमें उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है एंड बोआ ओपन्स अप टू लूफी एंड टेल्स हिम एवरीथिंग, कि वो कैसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स की स्लेव थी और वो एक्सपीरियंस कितना हॉरिफाइंग था और वो किस हद तक इसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। लूफी भी इसको रेस्पेक्ट और सिंसेरिटी के साथ सुनता है एंड ऑनेस्टली मुझे भी बोआ के लिए थोड़ा सा बुरा लगने लगा था, बट देन अगेन शी जस्ट नेवर स्टॉप्स बीइंग एन कॉक। वर्ड प्ले। और उसकी बीमारी, आई कुड सी इट फ्रॉम माइल्स अवे कि वो प्यार का रोग है। खैर, अब आ जाते हैं जरूरी बातों पर। स्ट्रॉ हैट्स अलग अलग हो गए हैं, इसको एग्जीक्यूट किया जाने वाला है केवल 1 हफ्ते में। लूफी बोआ के साथ उसे बचाने जाने वाला है और व्हाइट बियर्ड एंड नेवी के बीच होगी एक ऑल आउट वॉर। तो आने वाली दोनों आर्क्स के लिए आई एम सो हाइप्ड, क्योंकि अब एक्चुअली कुछ बड़ा होने वाला है। और आखिरी चीज जो रह गई थी, रॉजर पायरेट्स का फॉर्मर मेंबर रेले। वो बताता है कि रॉजर को पकड़ा नहीं गया था, बल्कि उसने खुद सरेंडर किया था, क्योंकि
क्योंकि किसी बीमारी के चलते वो वैसे भी ज्यादा नहीं जीने वाला था और वो चाहता था कि जो वो अपने बचे हुए जीवन काल में नहीं कर सकता वो चीज करने के लिए वो फ्यूचर जेनरेशंस को इंस्पायर कर सके। मैं इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वाइटल इंफॉर्मेशन देने से तो लूफी खुद ही उसे मना कर देता है, और मिसिंग सेंचुरी के बारे में वो खुद से भी नहीं बताना चाहता क्योंकि शायद उसे लगता है कि अगर वो बताएगा तो इंफॉर्मेशन के साथ ओपिनियन भी मिक्स हो जाएगा। तो वो चाहता है कि रॉबिन को वो खुद से पता चले और वो खुद अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट करे। पर जो यहाँ पर मुझे सबसे प्यारी चीज लगी वो थी कि वो पुराने दिनों को किस तरह से याद करता है, रॉजर को किस तरह से डिफाइन करता है। वन पीस ऐसी जगहों पर काफी पोएटिक हो जाता है। लाइक ऐसे मोमेंट्स पर फील होता है कि तुम कोई नॉवल पढ़ रहे हो जहां हर चीज को बहुत बारीकी से डिफाइन और रोमांटिसाइज किया जा रहा है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट। एंड दैट वाज द वीडियो। जल्दी मिलेंगे इम्पेल डाउन और मरीन फूड की वीडियो के साथ, तब तक के लिए 6000 लाइक्स प्लीज। बाय बाय।